बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। आज क्या सवाल हमने उठाया है, क्या सवाल है जो आपने हम तक पहुँचाया और हमने सोचा कि हम इसको वापस आप तक पहुँचाएँ और अपने मेहमानों से इसके बारे में बात भी करें। मगर वो सवाल जब मेरे पास आया तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस अंदाज़ से इस पर गुफ्तगू करूँगी, हमारा शो इस अंदाज़ से होगा। मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से एक आम शहरी अपने आप को महफूज रख सकता है, हमें क्या करना चाहिए। ये सवाल था जहाँ से सोच शुरू हुई और ये सोचना शुरू किया कि हम इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे चीज़ें 100% ठीक नहीं हैं, बहुत सारी गुंजाइश है। हम सारे बहुत मिल के कोशिश कर रहे हैं अपने अपने रोल को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने की, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रोल को सर अंजाम देने से आम शहरी अपने बारे में अच्छा महसूस कर सके। और आप कभी भी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकते अगर यू डोंट फील प्रोटेक्टेड, अगर आप अपने आप को महफूज नहीं तसव्वुर करते। तो जहाँ ये गुफ्तगू है कि हाँ, हर शहरी को महसूस करना चाहिए और किस तरीके से हमें हम क्या करें कि हमें अपने आप ज़्यादा महफूज लगे, ज़्यादा महफूज हम महसूस कर सकें। वहीं पे हमारे सामने कुछ दिन पहले बात हुई एक ऐसी बच्ची की जो कि 24 साल बच्ची, हमदर्द यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की स्टूडेंट, अपना मेडिकल कर रही थी। पता नहीं क्या क्या ख्वाब होंगे उसके घर वालों के, क्या क्या सोचा होगा। बच्चा जब एक डिग्री करने का सोचता है कि इस बच्चे ने आगे क्या फील्ड चुननी है। जितने वालिदैन हमें इस वक्त देख रहे हैं, जितने नौजवान देख रहे हैं, आपको पता है कि वो किस कदर मुश्किल प्रोसेस होता है, वो किस कदर मुश्किल मरहला होता है, जहाँ माँ बाप एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि हमारा बच्चा जो फील्ड चुने वो बेहतरीन फील्ड हो। इस मुल्क में तालीम इतनी महंगी है, फिर पैसों का बंदोबस्त किया जाता है और उन तमाम मराहिल के बाद उस बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। ये ऐसी ही बच्ची जो इन तमाम मराहिल से गुजरी होगी, बहुत बड़े बड़े ख्वाब होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा, अपने वालिद के साथ अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी। उसके जहन में ये एक नॉर्मल दिन होना था, उसकी वालदा के जहन में ये एक नॉर्मल दिन होना था जहाँ वालिद बेटी को स्कूल की यूनिवर्सिटी की शक्ल तक खुद ड्रॉप करने जा रहे हैं। मोची मोड़ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के कि हमारी बेटी की शक्ल आएगी और यहाँ से वो शक्ल में बैठेगी और वो अपनी यूनिवर्सिटी जाएगी और अपने नॉर्मल दिन का आगाज़ करेगी। उन्होंने नहीं सोचा था कि उस दिन मोची मोड़ पे उनकी अपनी बेटी के साथ वो आखिरी सुबह होगी। उन्होंने बिल्कुल ये तसव्वुर नहीं किया होगा कि जब वो तमाम चीज़ें हो भी रही होंगी, जब उनसे वो वॉलेट मांगा भी जा रहा होगा, जब उनसे वो फ़ोन छीना जा रहा होगा, तब भी कहीं से एक वालिद की हैसियत से, अगर मैं एक एज अ पेरेंट सोचूं, तो ये तसव्वुर नहीं आया होगा कि ये फ़ोन देने के बाद, ये बटवा देने के बाद, मेरा सब कुछ ले जाने के बाद वो वाकई मेरा सब कुछ ले जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ मिसबा की। मिसबा ने अपनी जान 3 अक्टूबर को अपने वालिद के सामने उस गाड़ी में बैठे हुए दे दी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि जो छीना झपटी करने आए थे वो कुछ पैनिक में आ गए और उनका असला नीचे गिरा और उन्होंने असला उठाया और गलती से या चाहते हुए या ना चाहते हुए वो गोली चल गई और मिसबा ने अपनी जान दे दी। इसके बाद बहुत लोगों ने सवाल उठाया, मीडिया ने अपना काम किया और पुलिस हमें नज़र आया कि अपना काम भी कर रही हैं। हमारे पास अब तक आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन पहले पुलिस ने ये दावा किया कि उन्होंने उस इंसान को पकड़ लिया है जो कि इस चीज़ में शरीक था, उस मुलजिम को पकड़ लिया है। ये भी बताया कि उस मुलजिम का बैकग्राउंड क्या था। वो पहले भी जब उसको पकड़ा है उस दिन में उसने 4 लोगों से वो मोबाइल फ़ोन्स छीने हुए थे उस दिन, यानी कि ये उसकी दिन की 4थी या 5वीं कार्रवाई थी। और ये भी देखा गया कि वो पहले भी इन कामों में मुलव्विस रहा है। पुलिस के तक वो मुलजिम पहुँच गया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? बहुत दफ़ा हम इस शहर में रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम शायद बहुत आदी हो गए हैं। आप आपस में, अगर आप कराची में रहते हो तो आप आपस में एक दूसरे से ये नहीं पूछते कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। आप एक दूसरे को कहते हैं तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ना। ये आदी होना भी ठीक नहीं है, ये वाली गुफ्तगू भी ठीक नहीं है। और मैं कैसे महफूज महसूस करूँ जब मेरे इर्द गिर्द ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, हम ये ज़रूर गुफ्तगू कर सकते हैं। इस केस में तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं मिसबा के वालिद को कह सकूं, या जो अगर मिसबा आज हमें होती तो शायद मिसबा को कह सकती कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा घरों में गुफ्तगू होती है कि बेटा रेजिस्ट मत करना, खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ अगर कभी ऐसा हो तो प्लीज़ उस वक्त अपने फ़ोन की कीमत के बारे में मत सोचना, उस वक्त अपने ID कार्ड के बारे में मत सोचना, उस वक्त रेजिस्ट नहीं करना। लेकिन इन्होंने तो वो भी नहीं किया। लेकिन फिर भी उस बच्ची की जान चली गई। ये माँ बाप के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा और मुझे नहीं लगता ये ट्रॉमा कभी भी ख़त्म हो सकता है। मगर आज के शो में हम यही गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हम उस सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं जो कि चाहती है कि मिसबा के वालिदैन से जो छिन गया वो तो छिन गया,
मगर आइंदा आने वाले वालिदैन से वो सब ना छिने। हम चाहते हैं कि मिसबा के वालिदैन को इंसाफ मिले, हम चाहते हैं उसका मुल्जिम को वो अंजाम तक पहुँचे जिस अंजाम का वो वाकई में मुस्तहिक है। इस प्रेशर को बिल्ड करने के लिए, इस गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए मिसबा की आज प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जब हम इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, वो लोग जो बिल्कुल साथ हों, वो लोग जो शायद दूर से ये चीज़ देख रहे हो, क्योंकि ये हम सबको इफ़ेक्ट करता है। अगर एक चीज़ आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी चलती है तो वो हमें घरों में बैठे हुए इफ़ेक्ट करती है। किस तरीके से हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से हमने ये पूरी कोशिश करनी है कि हमारी एफर्ट्स ये चीज़ें देख के कम ना हो, हम आवाज़ उठाना भूल ना जाएं, हम अपने आप को आदी ना बना लें, हम ये ना कहें ये तो रोज़ की बात है, बल्कि मज़ीद आवाज़ उठाएं, मज़ीद कोशिश करें और मिल के इस मुल्क को महफूज बनाएं। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे फिर से इस प्रोग्राम में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो हम नहीं चाहते कि हमारे माशरे में हो। ये रोज़ की लूट मार, ये रोज़ की इस तरीके की एपिसोड्स हमारे सामने आती हैं। हम अपने आप को बेहतर किस तरीके से इक्विप कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आसिम खान। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मिसबा जिसके बारे में हम सब गुफ्तगू कर रहे हैं, 3 अक्टूबर को मिसबा जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, एक अपना नॉर्मल दिन का आगाज़ कर रही थी, अपने वालिद साहब के साथ बैठी हुई थी, लेकिन वो नॉर्मल दिन उनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मिसबा के केस के ऊपर हमने देखा कि ऑल्दो इस केस को हुए हुए कोई अभी 10-11 दिन हुए हैं और हमारी पुलिस ने लगा के थोड़ी सी चुस्ती दिखाई, साथ ही साथ शायद सिविल सोसाइटी का प्रेशर भी था, मिसबा के दोस्तों ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया। इस हिसाब से आपने क्योंकि ये न्यूज़ हमारे तक पहुँचाई, आप इसको किस तरीके से प्रोग्रेस होता हुआ देखते हैं? ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मैंने इसको कवर भी किया, मैं खुद गया था इस जाए वक़ू पर भी। तो बताया जाता है कि वो जो है यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकली थी और वालिद के साथ गाड़ी में जो है अपने पॉइंट का इंतज़ार कर रही थी। इस दौरान जो है मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान जो पूरे शहर में इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं, वो आए हैं और उन्होंने उसके वालिद से मोबाइल फ़ोन स्नैच किया है और उसी दौरान उन्होंने उससे गाड़ी से उतरने को कहा वालिद पे, जिस पे थोड़ी मज़ाहमत हुई है। तो उसी दौरान उसने फ़ायर किया है। वो फायर जो है लड़की के चेहरे पे लगा और वो मौके पर ही जाँ बहक हुई। जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस ने अच्छे एफर्ट्स की कि फ़ौरी तौर पर वहाँ के SHO को जो है तब्दील किया गया और एक दूसरे SHO को जो वहाँ पे असर रसूख रखते थे उस इलाके में उन्हें तैनात किया गया और फ़ौरी तौर पर जो है उसमें से एक मरकज़ी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की गिरफ़्तारी भी पुलिस ने कहा है कि जल्द हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये इस वाक़े का जो है एक ऐसा पहलू है कि बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात बढ़ गए हैं। अभी हमने देखा कि पिछले माह भी एक पुलिस ऑफिसर के घर में डकैती हुई जिसमें एक उसकी साली जो है कैनेडियन नेशनल वो जाँ बहक हो गई थी। तो इस तरह के वाक़यात जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पुलिस उन्हीं केसेस पे ऐसी एफर्ट दिखाती है जिसमें हाइप ज़्यादा मिलती है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। आपको लगता है कि मिसबा के केस में ये एफर्ट इसलिए दिखाई गई है क्योंकि उसमें हाइप मिली है किसी न किसी किस्म की? जी हाँ, क्योंकि फ़ौरी तौर पर जो है इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली और पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था। तो फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की गई और असल मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया जो एक पहले ही मुतअद्दिद डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िम है। असल मसला ये है कि ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार तो ज़रूर होते हैं लेकिन फिर दोबारा ज़मानतों पे आ जाते हैं और फिर दोबारा से वारदातें करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं, चाहे हम कसूर का वाक़या लें, चाहे हम अभी ये बात करें या कुछ और केसेस के ऊपर, हमने यही देखा कि पुलिस ने बहुत एक्शन दिखाया, बहुत तहकीक करके मुजरिम को पकड़ा, लेकिन फिर पता चला कि ये मुजरिम तो पहले भी पकड़ा गया था और 5 साल की सज़ा हुई थी और 1.5 साल में बाहर आ गया। ये वाली चीज़ हम होते हुए देखते हैं और ऑफ कोर्स ये ठीक नहीं है और ऑफ कोर्स उसको ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त ये बताया गया कि वो जो एक मुलजिम है वो पकड़ा गया और उस मुलजिम का ताल्लुक बताया गया कि उन लोगों में से था जो कि कचरा चुनते थे और पहले उन्होंने इस तरीके से काम किया। इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। ये जो मुल्ज़िम गिरफ़्तार है उसके बारे में पुलिस का ये कहना है कि पहले ये अफ़गानी है, अफ़गानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जो पहले कचरा चुनते थे, फिर इन्होंने वारदातें शुरू करी, फिर मुतअद्दिद ये वारदातें कर चुके हैं। जबकि जो हमने इलाके में सर्वे किया था इस वाक़े के बाद तो वहाँ के लोगों ने भी इसके शाहिद बने कि इस तरह के ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन से
स्नैचिंग वगैरह के वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि ये मोची मोड़ गुलशन इकबाल का वो इलाका है जो कुछ साल पहले खुद पुलिस और CPLC ने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है, स्नैचिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर मौसर इकदाम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो इकदाम हमें कहीं नज़र नहीं आए। फोर्सेस ज़रूर बनती हैं यहाँ पे, जो है स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए भी फोर्स तश्कील दी गई थी गुज़िश्ता जो एडिशनल IG थे उन्होंने, लेकिन इस तरह का मौसर गश्त ना होने के बाद जो ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं और इंसानी जाने जाती हैं। इस माशरे का ये हक है कि हमें रोज़ का इंसाफ मिले, हमें कम से कम रोज़ की सिक्योरिटी मिले। अगर मैं अपनी गाड़ी में अपने घर से निकल के अपनी यूनिवर्सिटी तक जा रही हूँ तो ये तो मेरा हक है कि मैं वो सफ़र सेफली कर सकूँ। आई मीन दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीज़न। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दें, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि पब्लिक बसेस होनी चाहिए, क्यों हमारे बच्चे पब्लिक बसेस में सफ़र नहीं कर पाते। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपनी गाड़ी में जाएंगे, अपने पेट्रोल से अपना पेट्रोल डालेंगे, अपने पैसे खर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी भी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ भी माँ बाप अपने पैसों से पढ़ाएंगे, मगर खुदारा वो सफ़र तो कम से कम हमारे लिए सेफ होना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। बहुत शुक्रिया आसिम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका बुनियादी वजह उस गुफ्तगू करने की ये है, चाहे हम उसके दाएं बात करें या उसके बाएं बात करें, मगर बुनियादी वजह है मिसबा। वो 24 साला बच्ची जो कि अपनी जान खो बैठी एक बहुत ही एक ऐसे इंसिडेंट में जब उसने सोचा भी नहीं होगा। उसने शायद ये सोचा हो कि ये इंसिडेंट हुआ है और इसके बाद वापस ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। मिसबा के साथ ये वाक़या कोई 10-11 दिन पहले हुआ और उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे पास ये ख़बर भी आई कि इसमें मुलव्विस जो लोग थे वो उसमें से एक पकड़ा गया है। इस वक्त पुलिस का क्या कहना है? ये जो कराची में बढ़ता हुआ क्राइम है, एक बार फिर से हमें नज़र आ रहा है कि इसकी शरह बढ़ रही है। इसके बारे में पुलिस हुकाम क्या कहते हैं? इस वक्त हमारे साथ DIG ईस्ट आमिर फारूकी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, मैं मिसबा के हवाले से तो बात करूंगी, मगर मैं उस बढ़ती हुई शरह के हवाले से भी बात करूंगी जो क्राइम की हमें एक बार फिर कराची में नज़र आ रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा था, उसमें जैसा आपने बताया कि जो मिसबा बच्ची है 3rd ईयर मेडिकल की हमदर्द यूनिवर्सिटी की, उसकी जो जान गई इस वाक़े में, वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ये भी हकीकत है जो आपने बताया कि जब कोई ग्रेव इंसिडेंट होता है तो उसके बाद पुलिस या बाकी इदारे जो हैं हरकत में आते हैं और उससे दीगर जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको वो उस तरह से डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर रहे होते। तो ये हमारी एक नेग्लिजेंस है या हमारी एक अपनी कोताही कह लें उसको, और मैं इसको एडमिट करता हूँ। लेकिन मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस पूरे अगर एक सिंगल इंसिडेंट को ले लें तो इसमें इस एक सिंगल इंसिडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी और उसमें क्या क्या किस किस का क्या रोल है। इसमें पुलिस का भी रोल है और इसमें दीगर इदारे हैं उनका भी रोल है। मैं उन दीगर इदारों का भी आपसे जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पे इंसिडेंट होता है, उसमें वहाँ से मोबाइल फ़ोन छीना जाता है और उस इंसिडेंट में एक फायर आर्म या उसमें असला इस्तेमाल होता है और उससे गोली चलती है और गोली चलने के बाद एक बच्ची को हिट होती है और वो बच्ची की वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो इस टोटल 4 जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन का छीनना या उसके वाले से पैसों का छीनना या असले का इस्तेमाल होना और उसमें डेथ हो जाना, और फिर उसके पीछे जो हाथ है जिसने वो असला इस्तेमाल किया उसका भी, कि वो जो क्रिमिनल है उसको, इन चारों चीज़ों को अगर हम लेके देखें तो हमें पूरा हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। इस इंसिडेंट से पहले हमने जब इस लड़के को पकड़ा तो उसने बताया कि उसने उसी सुबह के टाइम पे 4 मुख्तलिफ जगहों से मोबाइल फ़ोन छीने, और 5वें इंसिडेंट के ऊपर जब वो यहाँ पे आया तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें ये उनमें वो बैठे हुए थे बुज़ुर्ग से आदमी, उनके साथ एक बच्ची बैठी हुई थी और उसके साथ छीनने के दौरान उससे गोली चल गई और वो फायर हुआ जिससे वो जहाँ भाग हुई। अब वो जो 4 इंसिडेंट्स दीगर इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन गए हैं वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं की पुलिस के अंदर। और क्यों नहीं की, इसकी ऑब्वियस रीज़न्स हैं। मतलब उनको पता है कि उनका मोबाइल फ़ोन तो एक तो चला गया है, उसके बाद जो वो थाने जाएंगे तो उसकी एक अलग हैसल है जिसकी वजह से उनको टाइम उनका ज़ाया होगा, और उसके बाद भी उनको ये भी पता है कि उसमें रिकवरी कोई नहीं होनी, तो इसलिए वो सिस्टम के अंदर वो आना ही नहीं चाहते। तो हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो लोगों को डिस्करेज कर रहा है, वो इनकरेज नहीं कर रहा अपनी तरफ लाने के लिए कि लोग इस सिस्टम की तरफ आएँ। और उसकी रीज़न्स ये नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही, उसकी रीज़न्स मुख्तलिफ हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि उसमें डिले इतने ज़्यादा हैं, उसके प्रोसेसेस इतने लंबे हैं,
कि जब एक FIR होती है तो FIR करवाने के लिए थाने जाएं, वहाँ पे बैठें, वहाँ पे अपना टाइम दें और उसके बाद चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, और उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वही FIR अदालतों में चली जाती है, और उसमें अगर कोई चीज़ रिकवर हो जाए या कोई आदमी पकड़ा जाए तो अदालतों में जितनी पेशियाँ होती हैं वो 4 महीने 6 महीने 1 साल वो केस चलता है, तो वो जो मुद्दई है उस केस का उसको मुसलसल उस अदालतों में चक्कर लगाना पड़ता है। और उस दरमियान में उस अदालतों के दरमियान अगर मुलजिम पकड़ा जाए तो मुलजिम भी अदालत में आ रहा होता है, और उसका जो तरीक़ेकार वहाँ पे होता है कि उसको बेल हो जाती है और फिर बाहर वो बैठ के वहाँ पे लोगों को प्रेशराइज भी कर रहा होता है। तो हम ना सिर्फ इसमें पुलिस के रोल को देखेंगे, हम अपनी कानून साजी को भी देखेंगे और हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको भी देखेंगे कि वो अगर इतना लेंदी उसका प्रोसीजर है और उसका कोर्ट्स के इतने लेंदी प्रोसीजर्स हैं, तो उस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं, आम आदमी है, वो सिस्टम में आना ही नहीं चाहता, वो इससे डिस्करेज हो रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपने सिस्टम को, अपने इस कानून को, अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इम्प्रूव करें कि कम से कम टाइम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल जाए, जिसके ऊपर अभी तक कोई बहस नहीं हुई, जिस पे अभी तक कोई कानून साजी नहीं हुई। मैं आपके तवज्जो से, आपके मीडिया के तवज्जो से ये चाहूँगा कि इस चीज़ को भी तवज्जो दिलाई जाए। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल आमादा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खाली पुलिस की बात नहीं करनी चाहिए, तमाम वी हैव टू लुक एट द फुल सर्कल। ये जैसा भी हमारा सिस्टम है, ये जैसा भी हमारा औना पौना, हमें इसमें बहुत गुंजाइश की ज़रूरत नज़र आती है, बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है, मगर इसी सिस्टम के साथ इस शहर में रहते हुए मुझे कुछ महीने पहले तक बहुत अमन नज़र आता था, मगर अब वो अमन टूट रहा है। हमारे सामने ऐसे केसेस आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं 2-3 फैक्टर्स और बता दूं, उसके बाद फिर मैं इस करंट जो सिचुएशन है इसके ऊपर भी मैं आता हूं। राइट। उसमें अब मोबाइल फ़ोन अगर स्नैच होता है तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन की IMEI एक होती है, उसकी एक सिंगल आइडेंटिटी होती है, जिसको अगर PTA को देते हैं और PTA उसको ब्लॉक कर दे तो वो मोबाइल फ़ोन दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अब जितनी भी क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं बात करूँ, उसमें अगर स्ट्रीट क्राइम में हम काउंट करते हैं, किसी के पैसे चले गए, किसी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया, किसी की मोटरसाइकिल छीन ली गई, किसी की गाड़ी छीन ली गई, ठीक, यही मोबाइल फ़ोन, यही मोटरसाइकिल, यही गाड़ी इसी शहर में, इसी मुल्क के अंदर दोबारा इस्तेमाल होती है। हमारा कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कहाँ पे हमारी ऐसी फॉल्ट है, या पब्लिक हमारी इतनी उससे लाताल्लुक़ हो चुकी है कि चोरी शुदा चीज़ जो है वही वो ख़रीदती है और वही अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करती है। जो मोटरसाइकिल चोरी होती है उन्हीं के पुर्ज़ाजात दूसरे लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मार्केट्स हैं जिसके अंदर वो पार्ट्स बिखरे होते हैं। जब वहाँ पे रेट्स के लिए चाहो तो वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, वहाँ पे उसको अपोज करना शुरू कर देते हैं कि हमारे कारोबार के खिलाफ पुलिस पीछे पड़ गई है। अब जो करंट वेव आई है इसमें स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की, उसकी रीजंस पे अगर आप आ जाएँ तो इस जो आदमी था, इसको अगर एग्जाम्पल बना लें कि ये आदमी कौन था जिसने ये क्राइम कमिट किया है, तो उसको आप देखें कि 6 महीने पहले तक ये कचरा चुन रहा था, उसमें फिर ये बैटरी चोरी करना शुरू की इसने, और उसके बाद अब ये स्ट्रीट क्राइम के ऊपर आ गया। तो ये हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है चीज़ों का, लोगों की एम्प्लॉयमेंट का, लोगों की जो डिमांड्स बढ़ रही हैं, या सोसाइटी इस तरह से आगे मूव कर रही है, जो चीज़ें सामने लोगों की या यंग जनरेशन या यूथ के अंदर जो चीज़ें टेम्पटेशन आ रही है, उसको सारी चीज़ों को नज़र में रखें तो वो सोसाइटी जिस तरह से एक्ट कर रही है उसी तरह से फिर क्राइम भी अप एंड डाउन चलता है। हम अपनी एफर्ट करके ज़्यादा लोगों को क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में भेज देंगे, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद अगर दोबारा स्ट्रीट पे आके वही क्राइम कमिट करना शुरू कर दें तो फिर एक साइकिल बस चलती रहती है और उसमें हम लोग आगे भागते रहते हैं और हम लोग उनके पीछे चल रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सबको मिल के जब एड्रेस करेंगे तो एक पिक्चर इमर्ज होगी और जिसमें सारे अपना रोल प्ले करेंगे और पॉजिटिव वे में करेंगे और पुलिस को हेल्प आउट करेंगे तो पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे से बात करने के लिए। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि इस मिसबा के केस में जो एक इंसान पकड़ा गया है उसको आगे क्या उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, पुलिस का काम कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अदालतों का काम कहाँ पे शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, उसको जब हमने अरेस्ट किया तो उससे वो मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ जो उनके वालिद साहब के यूज़ में था, वो मोटरसाइकिल वहाँ से रिकवर हुई है। फिर उसका अगला प्रोसीजर होता है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कराई जाएगी और उसके बाद जो उसका दूसरा साथी है उसके लिए एफर्ट की जाएगी कि उसको भी पकड़ा जाए, और इसमें ये भी एफर्ट की जाएगी कि जो असला उन्होंने इस्तेमाल किया है वो उन्होंने उसको अगर हम उससे रिकवर करने में कामयाब हो जाएं तो सबसे बड़ी हमारी कामयाबी होगी। और ये इस तरह के केसेस में जब वो क्रिमिनल जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए वही करते हैं कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब हम इसमें कोशिश करेंगे तमाम एविडेंसेस लेके हम कोर्ट के सामने जाएँ ताकि इसकी सज़ा यकीनी हो। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर साहब अपना वक्त देने के लिए और इतनी तफसील में हमें इस सिचुएशन से आगाह करने के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। You're watching Ask Asma। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। बात हमने की मिसबा की और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस तरीके की बहुत सारी
कहानियाँ हमारे सामने हैं, बहुत सारी वारदातें हमारे सामने, और हम ब्रेक में भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। हम कहीं पे भी ये बात नहीं कर रहे कि अच्छा हम इसके आदी हो जाएं। इन मामलात को ख़त्म होना चाहिए, इन चीज़ों को इख्तिताम पे आना चाहिए। बहुत हो गया, इस शहर के लोगों का कोई कसूर नहीं है कि वो इस शहर में पैदा हुए, या पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर ये चीज़ होती है तो ये गलत है। मगर अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त अपने हवास काबू में रखना एक बहुत मुश्किल मामला है। उस वक्त हम पैनिक की सिचुएशन पे ना आए, ये बहुत मुश्किल बात है। मगर हमें ये जहन में रखना है कि वो जो ये वारदात मेरे साथ कर रहा है उसके भी हवास काबू में नहीं है, और मैं जो इस वारदात में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, अब मैं कुछ काबू में रख सकती हूँ। क्या कर सकते हैं मैं और आप कि ये मामला एस्केलेट ना हो? हम ऐसा क्या कर सकते हैं? इस मामले में मिसबा के वालिदैन के वालिद ने, मिसबा ने खुद ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे हज़ारों मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास शायद थोड़ा सा वो कंट्रोल हो। आई नो वो कंट्रोल 100% नहीं है, लेकिन अगर 5% भी वो कंट्रोल मेरे पास है तो मैंने अपने जहन को किस तरीके से पहले से तैयार करना है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वजाहत मौजूद है, आइए उनसे ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वजाहत, किस तरीके से उस वक्त अपने आप को हम कैसे ट्रेन करें कि हम अपने हवास ना खोएं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये तयन करना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो बहादुरी दिखाने की जगह है या नहीं है। बिल्कुल। इंसान बाज़ औक़ात बहादुर से ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाता है या वो बेवकूफ़ी कर जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मौके की मुनासबत से अपने बहुत सारी चीज़ें, अपनी बहुत सारी ताकत को भी नहीं डिस्प्ले कर पाते, और हम सोचते हैं कि चलो इस वक्त अगर ये चीज़ हो रही है तो उसको होने दो, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा परसेप्शन होता है। आपके हेल्थ एंड सेफ्टी होती है, आपकी जान की बात होती है, आपके कभी कभी पैसों की भी बात होती है। तो पहले तो मैं हमारा जो नौजवान तबका है जो बहुत जोशीला है भी बहुत मोटिवेटेड हैं। मैं ख़ुद इनसे मिलता हूँ, हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे होते हैं, जोश है, वलवला है। लेकिन बात यह है कि जब ये ऐसा मौका आता है, मोबाइल स्नैचिंग है, कार स्नैचिंग है, या कोई ऐसा शख्स जो असलहा लेके आपके सामने आ रहा है और आपके पास असलहा नहीं है, तो फिर कोई पॉइंट बनता नहीं है आप उसके साथ किसी भी किस्म की मज़ाहमत करें। नफ्सियाती तौर पर आप जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन में आपके लॉस होता है, रिस्पॉन्स में आपका लॉस नहीं होता। रिस्पॉन्स में आप सोची समझी एक प्लानिंग के तहत कोई काम करते हैं। जैसे किसी ने मुझे गाली बकी और मैं उसको अगर मारने जा रहा हूँ और मैंने देखा कि इसके पीछे 2 लोग और खड़े हैं, तो मैंने अपना डंडा छुपा लिया, मैंने कहा छोड़ो, रहने दो, वरना मेरी और पिटाई हो जाएगी। रिस्पॉन्स जो है वो हमारे जो नौजवान तबका है जो हम लोग निकलते हैं ख़त्म होता जा रहा है। हम रिएक्टिविटी की तरफ चले गए। रिएक्टिविटी में ये होता है कि हम चीज़ देखते हैं, उसने जैसा किया हम वैसे ही कर जाते हैं, चाहे हमारे पास वो फैसिलिटी हो या ना हो। तो कोई शख्स मोबाइल, अव्वल तो आपने बात ही शुरू में बहुत अच्छी कर दी कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। खुदा ना करे कि हम इन चीज़ों के आदी हो जाएं, बट फिर भी अगर कोई शख्स आपके पास असला लेके आता है, कोई आपको डराता है, धमकाता है, और आपके पास महज एक मोबाइल है या एक छोटी मोटी चीज़ है जो एक माली हैसियत रखती है, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता वहाँ पे अपनी बहादुरी ना दिखाएं। वहाँ पे ये चीज़ तासुर ना दें कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो उसके पास है, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते। हो भी, लेकिन उसने वो इक्विपमेंट पहले उठा लिया, उसने वो असला आपके सामने लेकर आ गया, तो उस वक्त बिल्कुल बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है आपको। हम स्क्रीन पे ये साथ साथ जो फुटेज आप देख रहे हैं, मुल्क भर में CCTVs तयन लगाए गए थे। बताया जा रहा है कराची शहर से पता नहीं क्यों वो कम हो गए हैं, उनकी फुटेजेस नहीं हमारे तक पहुंच रही। और क्योंकि अगर आपके पास ये CCTV लगे हुए हैं और फुटेज पहुंच गई है और आपका पुलिस का निज़ाम कहता है कि वो एक आला निज़ाम है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है, तो फिर तो मुल्ज़मान तक पहुंचना बहुत आसान होगा। और एक दफ़ा जिस तरीके से हमने पहले बात की कि जब इंसाफ मिलने लगेगा, जब सज़ाएँ होने लगेंगी, तो इबरत के वो वाक़या, तो वो ऐसी चीज़ें होंगी जिससे लोग इबरत हासिल करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से जब एक CCTV फुटेज फराहम होती है तो लोग जनरली, हमने देखा है कि जब हमारे साथ ये या किसी जानने वालों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं तो मोटरसाइकिल पे, आपने सुना होगा खबरों में भी कि 2 सवार मोटरसाइकिल पर आए और वो किसी जगह पे रुके और उन्होंने ये वारदात की। अगर आप उस वक्त गाड़ी में बैठे हुए, अगर आप उस वक्त सिग्नल पे हैं, देखें कि आप उस वक्त जिस तरीके से वजाहत ने कहा कि वो बहादुरी दिखाने का वक्त है या वो बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है। अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो सोच समझ के देखें कि क्या आपको रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो वक्त रद्द अमल का है, वो वक्त रिस्पांस का है, वो वक्त रिएक्शन का नहीं है। इसके अलावा क्या हम अपने दिमाग को, मुझे लगता है जब आपके साथ ये सिचुएशन हो जाती, चाहे बज़ाहिर अब हमें लगता है कि सिर्फ, पहले हम उसके साथ सिर्फ नहीं कहते थे, मगर अगर सिर्फ फ़ोन भी छिना है, सिर्फ आपका पर्स भी चला गया जिसमें 500 रुपए थे,
उस चीज़ का जो टेरर है ना, वो जो ट्रॉमा है, वो आपके साथ काफ़ी अरसे तक रहता है। बिल्कुल। वो किसी ने अगर आपकी कनपट्टी पे बंदूक अगर रखी है, उसके आगे पीछे क्या हुआ है वो शायद मेमोरी हेजी हो जाए, वो शायद धुंधली हो जाए, लेकिन वो मेमोरी जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। उससे किस तरीके से अपनी जिंदगी को वापस आगे बढ़ाया जाए? इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बाज़ औक़ात ये हमेशा रहता है और इतना रह जाता है कि हम फोबिया हमें हो जाता है, हम उन सड़कों से जाना छोड़ देते हैं और हमारी फंक्शनैलिटी पे बाकायदा ये असरअंदाज होते हैं। सुबह के टाइम पे जबकि हम एक अच्छी मॉर्निंग खुश जागते हैं, जॉब पे जा रहे हैं और सुबह कोई हादसा हो जाए तो फिर हम अगली सुबह कैसे जाएं, किस तरीके से उस एनर्जी के साथ जाएं, डर के मारे। तो मेरा मशवरा ये है कि आई थिंक अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा दें। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ये तमाम इसमें से कोई चीज़ आपके साथ हुई है और आपके जहन पे मनफी तौर पे इसके असरात हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत पे इफेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स टाइम कि आप इसके बारे में सही प्रोफेशनल से गुफ्तगू करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं, कभी कभी हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी में बहुत बड़ा सान्या होता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक्टिवेट होता है, मगर ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी, अनफॉर्चुनेट है कि मैं इसको छोटी चीज़ कह रही हूँ, हर चीज़ हर इंसान के लिए छोटी चीज़ जो है वो बड़ी हो सकती है, बड़ी होती है। आप जिसके लिए बड़ा दुख ना हो उसके लिए छोटा दुख बड़ा होता है। मैं जल्दी से बात करूंगा ये कि बाज़ औक़ात नींद नहीं आती, बाज़ औक़ात आपको हॉन्टेड ख्यालात आ रहे होते हैं, ख़तरनाक टाइप के भी आ रहे होते हैं, तो आप एक डॉक्टर से मेडिसिन लेके उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। और काउंसलिंग जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, थोड़ा सा मैं आगे की बात कर रहा हूँ लेकिन लोग समझते अभी भी नहीं है। बैठ के बातचीत से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और गलत मशवरा एक गलत गोली की तरह होता है, गलत टैबलेट की तरह होता है। बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं तुमने भी उसको हमला कर देना चाहिए था, उसने गन टानी तो तुम भी उससे छीन लेते, ये कर लेते, तो क्या होता है वो आने वाले टाइम के लिए वो चीज़ खतरनाक हो सकती है। दो बात। तीसरी बात ये कि एक चीज़ होती है लर्न टू लुक व्हाट इज गोइंग ऑन, यू हैव टू ओपन योर आईज ऑल द टाइम। जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे जायज़ा ज़रूर ले लें, प्रोएक्टिवली ज़रा इस चीज़ को देख लें कि अगर आप खड़े हैं और आप जायज़े में ये आ रहा है कि आप अकेले हैं या कुछ हो सकता है या यहाँ पे हुआ है, तो आप वहाँ से हट जाएं। प्रोएक्टिवली थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करने की ज़रूरत है। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टारगेट होता है वीक बंदा, जो वीक नज़र आ रहा हो, जो ऐसी जगह पे खड़ा हो जहाँ से आसानी से स्नैचिंग हो सकती है। तो आप थोड़ा सा पब्लिक प्लेस पे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ बिल्कुल ही आइसोलेटेड ना फील कर रहे हो, और अपने साथ किसी और को भी रखें। आजकल तो ये ज़माना हो गया है कि मैं भी अपने भाई को कहीं भेजता हूँ तो मैं अपने चौकीदार को साथ भेज देता हूँ, क्योंकि वो लोग जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जब वो हमला करने आते हैं ना तो वो भी आधे हिल रहे होते हैं यूँ करके, उनके भी एड्रेनलिन केमिकल जो है वो रश हो रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता, भी एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हाँ जी, उनको नहीं पता होता कि कब हमसे क्या हो जाना है, तो ऐसे इंसान के सामने बंदा क्या खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही बात। और आई थिंक तो छोटी छोटी चीज़ें, अगर जिस तरीके से वजाहत ने कहा कि आप जायज़ा ज़रूर लें, आप जिधर खड़े हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आई थिंक आजकल हम अपने फ़ोन्स में इतना इंग्रॉस हो जाते हैं कि दाएं बाएं नहीं देख पाते। ज़रा उसको डिस्कनेक्ट करें उससे, और आप जिधर जा रहे हैं, स्पेशली जब आप सिग्नल लाइट पे खड़े हैं, तो उस वक्त फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें, लेकिन एक जायज़ा ज़रूर लें कि दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है और आपको महसूस हो रहा है कि आपके पीछे कुछ ऐसा है और आपके पास कोई ऐसी जगह करीब में है जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, दुकानें हैं, बाजार है, बेस्ट थिंग इज़ कि आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, ताकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आपको शक भी है तो वो दूर हो जाए, और अगर असलियत है उस बात के अंदर ज़रा सी भी तो आप उससे बच सकें, आप किसी को कॉल कर सकें। जैसे वजाहत ने कहा कि किसी ना किसी को आपको साथ होना चाहिए, मगर साथ नहीं है तो आप किसी ऐसी भरी हुई जगह पे चले जाएं जहाँ पे लोग आपके साथ आ सके। इसके बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, हमारी ज़िंदगी में इंसिडेंट्स आएंगे, अल्लाह करे हम सब की ज़िंदगी में बेहतरीन इंसिडेंट्स आए, मगर अपने जहन को ये ट्रेन करना कि जब मेरी ज़िंदगी में कोई बुराई आएगी, कोई बुरा इंसिडेंट आएगा, मैंने उसके बाद आगे कैसे जाना है। हर बुरे इंसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो हमें नीचे खींच ले, मगर हमारे जहन में, हमारे अपने पास ये ताकत होनी चाहिए कि हमने बाउंस बैक कैसे करना है। खुदा ना खास्ता आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, आप उस वक्त गाड़ी में थी या आप उस वक्त गाड़ी में थे, आप अकेले थे, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप।
मैंने अब क्या करना है उसके बारे में, उस फीलिंग को मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करूंगी बाद में, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? क्या मुझे दौड़ के अपनी वालदा के पास जाना चाहिए अगर मेरी बाइक छिन गई है, अगर मेरे से फ़ोन चला गया है? तो और क्या तरीके हैं? क्या मुझे रोड पे किसी को रोकना चाहिए और कहना चाहिए मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? उस वक्त जहन को किसी तरीके से इस तरह से ट्रेन करना है कि हर बुराई के बाद मेरा जहन ये सोचे कि ठीक है, मैं इसके बारे में कैसा महसूस कर रही हूँ, कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं इसको ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा। अभी मैंने एक डूअर माइंडसेट में आना है और मैंने सोचना है व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ, नेक्स्ट मुझे क्या करना है ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। थोड़ा सा अपने जज्बात पे काबू रखना। जज्बात पे काबू रखने का मकसद यही होता है कि आप एसी में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए जज्बात पे काबू रख सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। असली चीज़ है कि फील्ड में कैसे अपने जज्बात पे काबू रख के ऐसा रखें कि अपने आप को कंपोज करें। प्रैक्टिस करने से हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान होता भी है तो यार चीज़ नई आ जाती है, मोबाइल फिर आ जाता है, गाड़ी फिर आ जाती है, लेकिन एक बार हाथ चला जाए, पैर चला जाए, गोली लग जाए, कोई अपाहिजगी हो जाए तो वो चीज़ वापस नहीं आती। यू नीड टू जस्ट थिंक कि ज़रा सा एक कदम आगे सोच लें कि दे दो, जान छुड़ाएगी हमारी, क्या होगा। आज पुलिस बेहतर काम कर रही है। मैं अभी परसों मिला भी था आईजी साहब से और काफ़ी पकड़ धकड़ हो रही है, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। मिसबाह के वालिदैन अगर हमें देख रहे हैं, अगर रिश्तेदार हमें देख रहे हैं, हम कहीं पे भी आपसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि शायद आप कुछ कर पाते जिससे ये हादसा ना होता। आपके साथ होने वाला हादसा खुदा न खास्ता कल को मेरे साथ भी हो सकता है। एंड आई से इट विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इस शहर को, इस मुल्क को बेहतर करना है। हम सबको मिल के आवाज़ उठानी है। जब तक मिसबाह के मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं हो पाती, किसी की बेटी की जान लेना एक छोटी बात नहीं है। चाहे वो मामला शुरू फ़ोन से हुआ, चाहे वो मामला शुरू एक बटवे से हुआ, मगर एक बच्ची की जान चली गई। पूरी कोशिश रहेगी, हमारा कंप्लीट साथ आपके साथ है। जहां हो सका आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जीने के लिए, रहने के लिए आपको कोई और मकसद देंगे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। खुदा हाफ़िज़।